कैसे हैं दोस्तों? आई होप के सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ये जो लिखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस वाले चैप्टर को इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब सीखेंगे। और इसमें क्या है, थ्योरी को पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, थ्योरी को पढ़ेंगे। फिर जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके हम एमसीक्यूज, एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसके करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। आज क्या है, चैप्टर फर्स्ट है हमारा, साइंस का पहला चैप्टर है। नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, चलिए चलते हैं। देखिए, क्लास नोट्स हिंदी में जो ये फॉर्मेट आपको दिख रहा है, यही फॉर्मेट आपको अपलोड रहेगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक रहेगा, उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, सेम एज इट इज। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से ऐसे कैसे ही आपको मिलेगा, निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जो पहला जो है हमारा टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया। ये रहा आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब इसकी डेफिनेशन के, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, आपके पास में Zn प्लस H2SO4 इक्वल्स टू हो जाएगा ZnSO4 प्लस के H2। ये क्या हो जाएगा आपकी, ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब हम बात करेंगे अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद की। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये क्या है, सारी की सारी आपकी एक रासायनिक अभिक्रियाएं ही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, प्रेक्षण मतलब आइडेंटिफिकेशन, क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना, आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं हम, मतलब इसको पहचानते कहते हैं। देखिए, पहला तो आपका रहेगा अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन समझिए, अवस्था में परिवर्तन मतलब चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। अब मान के चलिए आपके पास में कोई मोमबत्ती की है, क्या है, मोमबत्ती है। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो हमारे पास में क्या होता है, देखिए, एक तो आपको H2O मिलता है, मतलब जल मिलता है, प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों बनते हैं। आपका जल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम उसको जलाएंगे तो तरल पदार्थ मिल जाता है। तरल पदार्थ के बाद में साथ में ही हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और लेकिन अब इसमें क्या है, मोम कैसा रहेगा, एक ठोस पदार्थ है, लेकिन जैसे ही हम जलाएंगे तो वो क्या है, जल में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये भी क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। समझ में आ गया, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अब रंग में परिवर्तन मतलब चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चलिए ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आ गई। अब चेंजिंग कलर के लिए कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए आपका जब साइट्रिक अम्ल जो होता है, मतलब साइट्रिक एसिड जो होता है, वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, KMnO4, 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 ध्यान रखिएगा। इस पर सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, ऐसे लिखेंगे, KM, कैपिटल M आएगा, रुको, के, अरे यार ऊपर हो जा, बस ठीक, KMnO4, ऐसे करके रहेगा, M कैपिटल रहेगा। ठीक है, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक,
इसके साथ में जब अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाएगा, विलयन जो होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, बैगनी रंग का हो, मतलब उसमें क्या है, बैगनी रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कैसे होगा, ध्यान रखिएगा। जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तब कैसे होता है। अब इसके लिए सबसे बेस्ट उदाहरण रहता है अ, बिना भूंजे हुए चूने के साथ में क्या है, जल की अभिक्रिया। इसके लिए CaO+H2O, तब जा करके क्या होता है, Ca ब्रैकेट में OH करके ऐसे करके आपका पोटेशियम पर ये क्या मिल जाता है आपको, मिल जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बुझा हुआ चूना आपके सामने आ करके बन करके तैयार हो जाता है। 1 मिनट, CaOH2, यहाँ पर 2 और आएगा, ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ रही, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये गैस का उत्सर्जन और रह गया है, इसको और समझ लीजिए। गैस का उत्सर्जन। अब गैस कैसे होता है, देखिए सीधी सी बात है। अब गैस के लिए क्या कर सकते हैं, हम मान के चलिए आपके पास में दानेदार जिंक की अभिक्रिया हम तनु अम्ल से मतलब HCl के साथ में करेंगे जिंक की अभिक्रिया। Zn की अभिक्रिया हम जिंक के साथ में कराते हैं तो हमें क्या है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मिलते हैं। कैसे, मतलब हाइड्रोजन गैस तो आपकी साइड में हो जाती है, जिंक क्लोराइड एक साइड में हो जाती है। कहने का मतलब ये है। आ रही बात समझ, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके रासायनिक परिवर्तन। अब ये रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, इस चीज को समझेंगे। देखिए अब ये रासायनिक परिवर्तन में मान के चलिए, ये आपके सामने ये क्या है, शब्द समीकरण लिखा हुआ है Zn और सल्फ्यूरिक। ये तो आपका मतलब रासायनिक अभिक्रिया ही दे रखी है। जैसे मान के चलिए LHS में Zn+H2SO4 जिंक के साथ में तनु अम्ल की क्या करा दी उसने, अभिक्रिया करा दी। तो Zn SO4+H2O, ये जो हमने ऊपर लिखा था वही उसकी मान के चलिए ये मिल जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ तैयार रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण पर। किस पर, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरणों के तत्व, प्रतीक एवं अभिकारक और उत्पादक रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था में लिखे जा सकते हैं, मतलब साथ में लिखे जाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेषक आदि के तीर को मतलब यानी कि उनके नीचे ही लिखा जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया है, अब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल का साइन लगा देंगे तो मतलब आपका क्या है, ताप इंक्रीज हो रहा है, ऐसे करके आपके इसमें लगते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए तो ऊपर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना मतलब बैलेंस करना। अच्छा, इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम को ये पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या करता है, पालन। अच्छा, पहली बात अब आती है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम होता क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो नष्ट हो सकता है ना ही निर्माण हो सकता है। कहने का मतलब ना ही विनाश हो सकता है ना ही निर्माण हो सकता है, वही होता है भैया। रासायनिक अभिकारक के पहले मतलब अभिवारक एवं उनके पश्चात यानी उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है, LHS=RHS होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक, मतलब बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्या है, प्रत्येक जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं को गिन गिन करके बराबर करते हैं। पहला चरण है आपका रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों बॉक्स बना लें और संतुलन करने के लिए लिखें। जैसे Fe+H2O=Fe3O4+H2। अब यहाँ पर Fe के कितने हैं, यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 2 1 है। यहाँ पर H के कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। लेकिन O के कितने हैं, 4, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है। यहाँ पे भी इन लोगों ने लिख रखी है। ये चरण दूसरे में क्या है, परमाणुओं को नोट कर लीजिए, ऐसे करके रहता है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए फिर उसके बाद में आ जाता है आपका सबसे अधिक परमाणु वाले
सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व अभिकारक या उत्पादन की साइड अनुचित गुणांक लगाकर सुनिश्चित करें। मतलब इसमें क्या है, अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितने संख्या से इंटू करना है। ठीक है, जैसे मान के चलिए अभी हमने देखा था एफ ई वहां पर 3 है तो यहाँ पर 3 से इंटू कर दिया। यहाँ पर ओ कितने थे 4, तो यहाँ पर 4 से इंटू कर दिया। अब इसमें अब टोटली कितना हो जाएगा, एफ ई 3 ओ 4। लेकिन हमारे पास में क्या है आपका ओ मतलब ये कितना हो रहा है 6 हो रहा है, मतलब 4 नहीं 8 हो रहा है। यहाँ पे भी तो 8 होना चाहिए, तो यहाँ पर 4 का इंटू कर दिया तो 8 हो गए टोटली। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं इसको करते हैं। ये यही की यही हो गई। लेकिन अब इसके बाद में क्या है, इसमें भौतिक अवस्थाओं को और लिखना है। मतलब सॉलिड क्या है, गैस क्या है, लिक्विड क्या है, ये भी चीजें आपको लिखनी होती हैं, वो देख लीजिए। देखिए एस मतलब सॉलिड, एल मतलब द्रव्य, जी मतलब गैस, और एक्वा मतलब जलीय विलयन, मतलब जिसमें जल होता है। ठीक है, अब देखिए ए पी क्या है, सॉलिड है। एच टू ओ क्या होता है, जल होता है, मतलब लिक्विड, मतलब गैस हो जाएगा। यहाँ पर गैस तैयार है लेकिन लिक्विड होना चाहिए था। ठीक है, FeSO4 ये क्या है, एक सॉलिड मिलेगा, इसके बाद में ये गैस मिल जाएगी। ठीक। चरण 6, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे तापमान, ये तो सब निशान के नीचे लिखा जाता है, वो सबसे पहले ही हमने सीख लिया था। चलिए नेक्स्ट। अब यहां से हो जाती हैं आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार स्टार्ट। कौन से प्रकार, पहला रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, कैसा उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल का मतलब समझते हो, मतलब एक ही उत्पाद बनाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। किताबों में बहुत ज़्यादा दे रखी हुई हैं, इसके लिए आप 2 से 3 एग्जाम्पल याद रखिए। उदाहरण के लिए कोयले का दहन, C+O2 इक्वल्स टू CO2 मिलता है, ये भी क्या है आपकी संयोजन अभिक्रिया है। जल का निर्माण H2O प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O होता है। CaOH प्लस में H2O मतलब बुझे चून, बिना बुझे चूने के साथ में जल की क्रिया कराएंगे तो बुझा चूना मिल जाएगा। ठीक, ऐसा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये बीकर भी बना रखा है एकदम से हॉट हॉट। ठीक, अब ये कह रहा प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे CH4। अब ये मेथेन गैस है, उसके साथ में O2 लगा देंगे तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा। इसमें आपकी क्या है, सीट भी साथ में मिलेगी तभी जाकर के काम होगा। ऐसी होती हैं। अब श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। जो श्वसन भी क्या होती है, एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6CO2 एक्वा प्लस 6H2O लिक्विड प्लस ऊष्मा। ये भी क्या मिलेगी आपकी ऊष्मा। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये आपके क्या है उदाहरण दे रखे हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर है आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर दो या उससे अधिक उत्पाद में बनाते हैं, मतलब दो या दो से अधिक ज्यादा में बट जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये कह रहा है ऊष्मीय वियोजन। पहला है ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, मतलब जब हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, मतलब गर्म कर सकते हैं या फिर कहीं पे भी रख सकते हैं, ऐसा करके हो सकता है। तो ये होता है 2FeSO4 फेरस सल्फेट। कैसा है, हरा रंग रहता है। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो Fe2O मतलब फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में। फिर SO2, फिर SO3। ये भी आपके साथ में दो गैसें उसमें मिली सी हैं। ठीक, अब जैसे मान के चलिए चूना पत्थर है आपका, कैसा है चूना पत्थर, ये CO3। ठीक, ये सॉलिड है, इसको गैस में करेंगे तो बिना भुजा हुआ चौड़ा मिलेगा और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब लेड नाइट्रेट को भी हम ऊष्मा देंगे तो क्या बनेंगे, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी हमें। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये जो हैं यही आपके कुछ डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं, इनको याद कर लीजिएगा। क्या होता है जब ऐसे करके क्वेश्चन आता है ना, वो भी यही पूछी जाती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट।
अब हम बात करेंगे विद्युत वियोजन पर। विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित होने वाले को विद्युत वियोजन कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये याद रख लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से। अब हम बात करेंगे प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश से होने वाला वियोजन। जैसे 2AgCl को हम करेंगे तो सूर्य का प्रकाश मिलेगा, तो Ag अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। ऐसे ही 2AgBr होगा तो Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा। ठीक है ना। जो सिल्वर क्लोराइड, ये क्या लिखा है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में दूसर रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ये जो कैसी होती है, श्याम श्वेत अभिक्रिया में होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने में ऊष्मा या प्रकाश का ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें शोषी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे कि ये ऊपर वाली हो रखी है। चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया। पूछी भी जाती है, इस वाले के पेपर में आई भी थी। ठीक है, ये चित्र याद रख लीजिएगा इसके लिए। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। मतलब कम क्रियाशील वाले को ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व क्या कर देता है, अठा करके उसकी जगह ले लेता है। कहने का मतलब ये है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसे लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है, ठीक है ना, मतलब भूरे रंग की परत जमाई गई है, तब लेकिन CuSO4 से नीले विलयन का रंग हरे FeSO4 का निर्माण कर के कारण होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। मतलब अब ये क्या करेगा, Fe प्लस CuSO4 के साथ में जब अभिक्रिया करेगा तो SO4 क्या है, विस्थापित हो जाएगा Fe के साथ में। तो FeSO4 प्लस Cu आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये क्या है, आपका प्रबल है, और ये क्या है, आपका बहुत ज्यादा मतलब ताकतवर है, और ये कम ताकतवर है, इस वजह। ठीक है, सेम एज इट इज Zn प्लस CuSO4 के साथ में जब हम करेंगे तो क्या होगा, आपका ZnSO4 प्लस Cu। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। ये वाली कहने का मतलब ये है। इससे ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट वाली अभिक्रिया है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आदान प्रदान से होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। कैसे, सोडियम सल्फेट के साथ में वेरियम क्लोराइड का जब हम करते हैं तो वेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, अब यहां से हमें क्या मिलता है, नमक मिल जाता है। ठीक है, क्या, नमक। ठीक है, लेकिन ये नमक बनाने की विधि नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक, ध्यान रखना। तो सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, यहाँ पर क्या है, एक्वा मतलब जलीय विलयन है, प्लस BaCl2, ये भी क्या है, एक्वा ही है। तो दोनों को जब हम क्या करते हैं, मिलाते हैं और इसमें अभिक्रिया होती है तो BaSO4 अलग मिल जाता है, मतलब वेरियम सल्फेट अलग मिलेगा, प्लस सोडियम क्लोराइड अलग मिल जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसके लिए ये भी पढ़ लीजिए। बेरियम सल्फेट मतलब BaSO4 के सफेद अवलय अवक्षेप का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, ये जो उदाहरण दे रखा है इसके लिए, ठीक है ना, ध्यान रखना, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है ना, उपचयन और अपचयन के बारे में। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ठीक, देखिए, उपचयन अभिक्रिया कब होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तब कहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन क्या होती है, जब भाई ह्रास होता है, मतलब कम होती है, सीधी सी बात है। अब देखिए सेकंड पॉइंट है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो अपचयन होती है, जब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो अपचयन होती है। इन चीजों को याद रखना, ठीक है ना। ये इनके उदाहरण हैं, ये देख लीजिएगा। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि व हाइड्रोजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो उपचयन कहते हैं।
उपचयन ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। एग्जाम्पल के लिए CuO+H2 में ऊष्मा मतलब गर्म करेंगे तो Cu आपका अलग हो जाएगा, H2O अलग मिलेगा, मतलब जल अलग से मिल जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। इस अभिक्रिया में कॉपर में अपचयित हो जाती है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये इसके लिए नीचे दे रखा हुआ है, इसको समझ लीजिए। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ये रहा आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। ये आई थिंक इस बार के पेपर में पूछा गया था। 2025 के जो पेपर हुए हैं उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछा था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अब आ जाती है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। देखिए, सबसे पहला है आपका संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। जंग लगना सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यह कह रहा है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे उसकी ऊपरी परत कमजोर संक्षारित हो जाती है, तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगी, पापड़ी पड़ जाएगी, वो नीचे पड़ जाएगी, तो मतलब जंग लगना हो जाता है। ठीक है ना। जैसे लोहे की वस्तुओं में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। अब याद रख लेने मतलब इसके लिए बचाव क्या होगा, यसद लेपन। यसद लेपन क्या होता है, एक प्रकार से क्या होती है, एक मान के चलिए जिंक और जिंक की या किसी की भी परत चढ़ा दी जाती है उस धातु पर, जिससे कि क्या है उस पर जंग ना लगे, ये होता है। विद्युत लेपन, विद्युत की तरह से लेपन करना पड़ता है। पेंट करके संरक्षण, अब देखिए पेंट से के द्वारा भी हो जाता है संरक्षण, मतलब संक्षारण आपका क्या हो जाता है, बच जाता है। ये सब चीजें आपकी क्या है, आगे बचाव है। ठीक है ना। यसद लेपन, इसके बारे में आप 11th क्लास में पूरे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हमारा ये है वक्रगंधिता। वक्रगंधिता ये क्या होता है, देखिए, वसायुक्त या तेलीय तेलीय सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है, जिसे वक्रगंधिता कहते हैं। वक्रगंधिता मतलब होता है सड़ना। सीधी सी बात में मैं बताऊं तो क्या होता है आपका, सड़ना ही होता है। ध्यान रखिएगा, कैसा होता है, सड़ना ही होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। इसको इंग्लिश में हम रैंसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैंसिड बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब क्या है वक्रगंधिता के रोकने के प्रकार। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, प्रति ऑक्सीकारक उपयोग करें, मतलब जैसे मान के चलो कि उसको क्या है, ऐसी जगह पर रखो जहां पर ऑक्सीजन ही ना हो। ठीक, ध्यान रखिएगा। दूसरा है वायुरोधी बर्तनों को खाद्य सामग्री में रखे करके, मतलब अब आपके पास में क्या है, एयर नहीं जानी चाहिए, एक सीधी सी बात ये है। जो दूसरा है नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करो। तीसरा है शीतलन, दोबारा मतलब आपके फ्रीजर वगैरह वगैरह में रखिए सामान को, भाई सीधी सी बात है। ठीक, चलिए। अच्छा हाँ, एक चीज और है, ये जो रैंसिड होता है, इसकी जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर गर्मी के दिनों में ज्यादा होती है। ठीक है ना, सभी को पता ही है, गर्मियों में जल्दी खाना खराब हो जाता है। चलिए, ठीक, तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा निचोड़ है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारे क्या है, जैसे ही आप वीडियो देखोगे तो वीडियो के जस्ट नीचे, मतलब जस्ट नीचे नहीं, उसके जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आप चाहेंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ लिखा होगा, पीडीएफ लिंक, उसी के सामने आपका लिंक होगा, वो आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं सेम एज इट इज, और इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, आपका सेम एज इट इज आपको मिल जाएगा और पढ़ने में भी आनंद आएगा। कलरफुल प्रिंट आउट ही निकलवा लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से बने हैं, आपको भी मजे आएंगे पढ़ने में, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट दूसरे चैप्टर के साथ। फिर तब तक क्या है, हम लोग इसके
मतलब ऐसी कोई जो है आपकी सामग्री बना लें। तब तक के लिए